नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चेन्नई में खेले जा रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और जापान होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया की भिड़ंत दक्षिण कोरिया से। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के ड्रॉ की हुई घोषणा। सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी को मिला पहले दौर में 21 अगस्त से डेनमार्क में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचे स्पेन और स्वीडन। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने नीदरलैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्वीडन ने जापान को दी शिकस्त। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सत्र का आज देर रात होगा आगाज। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और बर्नले की टीमें होंगी आमने सामने। और सबसे पहले बात करते हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबरों के साथ। तो खबरों की शुरुआत करते हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में कोई भी मैच नहीं हारा है। भारतीय टीम को उम्मीद है कि वह ग्रुप दौर के प्रदर्शन को सेमीफाइनल में भी दोहराने में जरूर कामयाब रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ 4-0 की दमदार जीत के साथ ग्रुप दौर में टॉप पर रहने वाली भारतीय हॉकी टीम अब अपने असली लड़ाई यानी सेमीफाइनल की जंग के लिए तैयार है। सामने जापान है, जो इस टूर्नामेंट में एकमात्र टीम रही जिसने हरमनप्रीत एंड कंपनी को चुनौती दी। ग्रुप दौर में भारत के खेल पर गौर करें तो टीम के खेल में तेजी दिखाई दी है, लेकिन डी के अंदर शॉट्स लेने में टीम अभी भी परफेक्ट नहीं दिख रही और कहीं ना कहीं पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भरता ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फील्ड गोल करने में पहले से सुधार आया है, लेकिन कोच क्रेग फुलटन के मुताबिक असली लड़ाई अब शुरू होगी। 5 games and you start with a double header, which was quite tough for us, and then playing Malaysia and Korea back to back, that's not easy, and then a standalone game with Pakistan. So we've done well. I think that's fine. We wanted to finish top of the pool, so that's good. But now the tournament starts. Putting in a good shift on Friday for the semi-final. And it's also a special occasion because it'll be Shree's 300th cap, so that's a big one as well. So. उधर जापान की बात करें तो टीम के पास एक बेहतर डिफेंस है। इस टीम ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ ग्रुप दौर में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जापान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनका कमजोर अटैक है। आंकड़े की बात करें तो भारत और जापान के बीच अब तक कुल 93 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 82 बार जीत दर्ज की है, जबकि जापान ने 6 बार बाजी मारी है, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत और जापान के बीच पिछला मुकाबला ड्रॉ रहा है और बड़ी बात यही रही कि जापान ने भारतीय टीम के कई मूव्स को बेकार साबित किया। ऐसे में भारतीय टीम को इस बार पिछली गलतियों से सबक लेने की जरूरत रहेगी। भारत के सामने अब सेमीफाइनल की चुनौती है, जहां जापान है, और कहना पड़ेगा कि अब फाइनल लड़ाई जो है वो यहां से शुरू हो रही है। देखना यह भी होगा कि भारत अपनी पिछली गलतियों से कितना सबक लेकर के जापान के खिलाफ उतरता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, चेन्नई। वहीं एशियन चैंपियंस हॉकी प्रतियोगिता में एक अन्य सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। इस टूर्नामेंट में मलेशिया ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत मिली है। मलेशिया 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर स्थित दक्षिण कोरिया की टीम को पिछले मैच में मलेशिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। और किस तरह का रहेगा ये नॉकआउट मुकाबला, इस पर बात करेंगे हमारे संवाददाता गौरव कुमार, जो पहले दिन से ही इन खेलों पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। कैसे देखते हैं आप आज के इस मुकाबले को? सेमीफाइनल मुकाबला है,
डू और डाई का मुकाबला है, तो यहाँ पर कोई भी गलती भारी किसी भी टीम पे भारी पड़ सकती है। बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रुप स्टेज में आप टॉप पर रहे हैं, आप एक भी मुकाबला हारे नहीं है। जापान के खिलाफ आपका मुकाबला ड्रॉ रहा था, लेकिन अब वो सब पिछली बातें हो गई हैं, क्योंकि अब जो है वो अब सेमीफाइनल की लड़ाई है, और यहाँ पर एक भी अगर आपने गलती की तो आपकी पिछली सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। ऐसे में टीम को ये देखना होगा कि जो ग्रुप स्टेज में जीत मिली है, टीम को जीत जरूर मिली है, लेकिन किस तरह से वो जीत आई है और क्या क्या वो पहलू रहे हैं जिन पर टीम को वर्कआउट करना है। खास तौर से पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में बदलने में टीम को अभी भी अपनी तेजी को दिखाना होगा। इसके अलावा डी के एरिया में जाकर के शॉट्स को नहीं मारना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने आया है, जिसे क्रेग फुलटन से लेकर के हरमनप्रीत सिंह ने और हार्दिक सिंह, यहाँ तक कि जो गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश हैं, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि टीम इस पर जो है वो वर्कआउट कर रही है। ये एक कमी जरूर है बनकर के सामने आ रही है। इसके अलावा फील्ड गोल्स पे जो है उस पर टीम को मेहनत करनी है। जहां तक जापान की बात है मुकेश, अगर जापान की बात करें तो जापान का डिफेंस जो है वो थोड़ा बेहतर दिखता है, तो अच्छे रूप में सामने है। उन्होंने टीम इंडिया के कई अटैक्स को जो है हमने देखा था कि किस तरह से ग्रुप मैच में रोका था, लेकिन उनके साथ कमी क्या है कि उनके पास जो अटैकर्स हैं, अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स जो हैं वो नहीं है, जिसके चलते उन्हें अटैक करने के ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं और वो ज्यादा चांस जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। और जब आप चांस ही नहीं बना पाएंगे तो फिर आप गोल करने की जो बात होती है वो बहुत दूर की रह जाती है। तो ऐसे में मुमकिन तौर पर जापान जो है वो अपनी इन कमियों पर आज कहीं ना कहीं काबू पाना चाहेगा और भारत के सामने एक चुनौती पेश करेगा। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, हमने एक रिपोर्ट में देखा, आपने बताया कि कितने खुश थे फैंस, बाकी टीमें, जिस तरह का हॉस्पिटैलिटी मिला। जब भी भारत में ऐसे हॉकी या कोई भी खेलों का आयोजन होता है तो एक लाजवाब माहौल होता है। किस तरह से आपने देखा अभी 10 दिन के पूरे माहौल को, और क्या भारत के ऊपर कोई मानसिक दबाव होगा, क्योंकि 3 बार की चैंपियन है, अपने होम क्राउड के बीच में चाहेगी कि एक बार फिर से खिताब पर कब्जा करे? देखिए, जहां तक माहौल की बात है तो जो चेन्नई के लोग थे वो बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2007 के बाद जो है वो हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है उसकी वापसी हुई है, और खास तौर से एक ऐसे समय पर वापसी हुई है जबकि टीम इंडिया जो है, कहना चाहिए जो भारतीय हॉकी टीम है वो लगातार अपने अच्छे फॉर्म में है। स्पेन का टीम ने टूर किया था, वहाँ पर टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही थी। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से 2007 में भारत ने दक्षिण कोरिया को फाइनल मुकाबले में हरा करके एशिया कप का खिताब जीता था, अब ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है तो यहां भी टीम जो है वो फाइनल में पहुंचे और खिताब जीते। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि किस तरह से भारतीय टीम पे दबाव की जो बात है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद जब आप मैदान पर उतरते हैं तो बखूबी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपके लिए वो सिर्फ एक मैच रह जाता है, पूरी टीम के लिए सिर्फ एक मैच रह जाता है। बाकी सेमीफाइनल या फाइनल हम लोग शायद इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन अगर एक खिलाड़ी के तौर पर देखा जाए और एक टीम के तौर पर देखा जाए तो वो सिर्फ एक मैच के तौर पर लेते हैं, क्योंकि अगर वो इन सब बातों को लेकर के मैदान पर उतरेंगे तो शायद उन पर ज्यादा दबाव होगा। खासकर इसलिए क्योंकि टीम जो है वो काफी हद से लगातार जो है वो खेलती आ रही है। काफी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स भी टीम ने खेले हैं, काफी इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स भी खेले हुए हैं। तो टीम का जो है उनकी जो रीडिंग है, खेल को समझने की जो गति है, जो एक समझ है, वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर टीम ने वर्कआउट किया हुआ है। तो शायद अगर इन सब चीजों पर टीम आज भी अच्छे से अपने आप को उतारती है और खरी उतारती है, तो मैं नहीं समझता कि यहां पर भारतीय टीम के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी और कोई बहुत ज्यादा दबाव सामने होगा। मुकेश। बिल्कुल गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि यहां से भारत फाइनल में पहुंचे और एक बार फिर से खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रहे। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप तिर्की, वो भी देख लेते हैं। हॉकी के खेल को जड़ से मजबूत करने की दिशा में हॉकी इंडिया ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को सब जूनियर खिलाड़ियों की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, जबकि रानी रामपाल को सब जूनियर महिला खिलाड़ियों की टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है। खेल की संचालन संस्था के 100वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हॉकी इंडिया के इस निर्णय पर अध्यक्ष दिलीप तिर्की से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, जो कि कुछ नए कार्यक्रम के साथ सामने हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल पर एक बड़े कार्यक्रम के साथ आप सामने, क्या है ये कार्यक्रम, इसके बारे में बताएं। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ग्रास रूट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ग्रास रूट प्रोग्राम, ग्रास रूट हॉकी यानी कि अंडर 17, अंडर 19 इस बच्चों के लिए है।
हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में, इंडियन हॉकी में पहले सब जूनियर इंडियन टीम बन नहीं पाई थी किसी कारण की वजह से। हॉकी इंडिया का प्रयास यही रहा है कि सब जूनियर बच्चों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ईयरली एज में एक्सपोजर मिलना चाहिए। सिर्फ हम सब जूनियर नेशनल कराते हैं और सिलेक्शन होती है, लेकिन हम टीम नहीं बनाते थे, नेशनल टीम। जब तक हम नेशनल टीम नहीं बनाएंगे सब जूनियर लेवल में, मोटिवेट नहीं होंगे। उनको इम्पोर्टेंट देना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तभी जाके आगे बढ़ेगी। और इसके लिए बॉयज़ में सरदारा सिंह जो हॉकी के लेजेंड हैं, वो चीफ कोच हैं। और गर्ल्स में अंडर 17 में रानी रामपाल, जो कि हॉकी के एक हमारे मॉडर्न हॉकी के वो भी लेजेंड हैं। तो दोनों सब जूनियर बॉयज़ गर्ल को संभालेंगे। आप कह रहे हैं कि सब जूनियर्स में बॉयज़ और गर्ल्स की नेशनल एक टीम बनेगी, तो यकीनी तौर पर फिर कोई टूर्नामेंट भी आयोजित होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे? बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि सब जूनियर लेवल में उनको बेटर एक्सपोजर मिले। ऑलरेडी हॉलैंड के साथ बात हो चुकी है, बेल्जियम के साथ बात हो चुकी है, और टीम अभी 45 डेज़ का कैंप लग रहा है। उसके बाद उनका टूर है और 7 मैचेस खेलेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है हॉकी इंडिया में, इंडियन हॉकी में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब जूनियर टीम बन रही और इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं। तो इसके जो भी मैचेस होंगे, इसको पूरे देश भर में कराने की कोई योजना रहेगी? क्योंकि आप हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हॉकी को पूरे देश भर में फैलाया जाए, जगह जगह से हॉकी के जो मैचेस, जो पुराने स्थल थे, वो दोबारा से एक बार फिर से लाइमलाइट में आए। देखिए, इंटरनेशनल इवेंट के लिए हमारा प्रयास वही रहा है, और उसका उदाहरण आप चेन्नई देख ही रहे हैं। यहाँ पे कई साल पहले मेरे ख्याल 1995 से 2007 तक इंटरनेशनल मैच डोमेस्टिक काफ़ी खेली जाती थी, और 2007 के बाद अब मैचेस ही नहीं हो पाए इंटरनेशनल। मैं भी 2007 का 95 का भी मैं जो सैफ गेम्स हुआ था उसका भी मैं सदस्य रहा हूँ। 2007 जो एशिया कप उसका भी सदस्य रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एशियन चैम्पियन ट्रॉफी आने से आप यहाँ पे कितने फैंस आपको देखने को मिल रहे हैं, कितना लास्ट मैच में आपका स्टेडियम भरा हुआ था। एक प्रयास है, और ऐसे ही और भी वेन्यू हैं और भी जगह जहाँ पे हॉकी होती है, तो वहाँ पे भी यही प्रयास रहेगा। और हाँ, सब जूनियर लेवल में भी, सब जूनियर लेवल में भी हम लोग उनको जोनल में हम उनको लेके आ रहे हैं कि ताकि डोमेस्टिक सर्किट में डोमेस्टिक लेवल के चैंपियनशिप और खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दिलीप तिर्की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके लिए ये एक प्रयास सामने है। और ये पहली बार होगा कि जब इस तरह का कैंप जो है वो सब जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर गर्ल्स का लगेगा, जहाँ पर उन्हें उसी तरह की सुविधा मिलेगी जो कि भारत की राष्ट्रीय टीम को मिलती है। एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे एक बेहतर कदम उठाने की तरफ है हॉकी इंडिया। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। वहीं चेन्नई में चल रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता भले ही शनिवार को समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस आयोजन ने चेन्नई को दुनिया के सामने एक नए सिरे से रखा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की बात हो या बाहर देश से आए प्रशंसक, हर कोई यहाँ के लोगों, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की बेजोड़ तारीफ कर रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की फिजा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के रोमांच से सराबोर है। प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के दिल में तमिलनाडु राज्य ने और खास करके चेन्नई ने अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई है। खिलाड़ियों ने एक स्वर में माना कि यहाँ हॉकी को लेकर न केवल एक बेहतर माहौल है, बल्कि दर्शकों का भी उन्हें काफी प्यार मिल रहा है। This stadium is amazing and crowd was amazing, so we are proud to play this game. This is so amazing. This is my first time to see the hockey in the field, actually, in real time, and everyone is very
cheerful and active. So I love this atmosphere. वहीं लंबे समय बाद भारत आई पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच मोहम्मद सकलेन और सहायक कोच रेहान बट चेन्नई के दर्शकों और यहां के खान पान के मुरीद हो गए। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है चेन्नई में आके, और यहाँ की जो स्पेशली जो यहाँ की जो क्राउड है वो बहुत ही स्पोर्टिंग है, और जो अच्छी मूव बनती है वो सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान प्लेयर बहुत खुश है। कमरे में जाके यही बातें करते हैं कि यार जो हम सोच रहे थे क्राउड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्राउड बहुत पॉजिटिव है। और जो है स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि जो हमें 2007 के बाद आए हैं, और इट्स मीन ऑलमोस्ट हम जो है वो 15 साल के बाद आए हैं, तो हम स्पेशली जो डेवलपमेंट है यहाँ का वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, फ्लैश ग्रीन है, कोयल भी बोलती है यहाँ पे, सब कुछ जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सपोर्ट कर रहा है हॉकी को, और जो स्टेडियम्स और जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं इन्होंने वो बहुत अच्छे हैं। जैसे फुटबॉलर्स अंदर से चेंजिंग रूम से आते हैं, चेंजिंग रूम्स में तस्वीरें लगी हुई हैं, हर एक का अपना एक ड्रॉ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट है हॉकी के लिए, और ये मेरे ख्याल से हो भी सिर्फ इंडिया में ही रही है। निश्चित रूप से इन फैंस और बाहर के देशों से आए खिलाड़ियों के लिए ये पल यादगार हैं। तो वाकई इस आयोजन ने एक बात तो तय कर दी कि चेन्नई को इस आयोजन से एक नया आयाम मिला है, और विश्व स्तर पर चेन्नई की अपनी एक अलग पहचान भी बनी है। तो हमेशा से खेलों के माध्यम से देशों को जोड़ने का और दिलों को जोड़ने का जो कार्य होता रहा है वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। बात बैडमिंटन की कर ले तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारत की अनुभवी शटलर पीवी सिंधु को बाय दिया गया है, जबकि किदाम्बी श्रीकांत जापान के केंता निशिमोतो के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त और पिछले संस्करण के कांस्य पदक विजेता सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाय मिला है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने गुरुवार को ड्रॉ आयोजित होने के बाद इसकी पुष्टि की। कुल 16 भारतीय शटलर ड्रॉ का हिस्सा थे, जिनमें से 4 एकल स्पर्धा में भाग लेंगे। केवल एच.एस. प्रणॉय, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को शीर्ष 10 में वरीयता दी गई है। प्रतियोगिता का आयोजन 21 अगस्त से 27 अगस्त तक डेनमार्क में होगा। और अब बात फुटबॉल की। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने नीदरलैंड को 2-1 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। स्पेन को पहली सफलता 81वें मिनट में पेनल्टी के रूप में मिली। इसके बाद नीदरलैंड्स ने इंजरी टाइम में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। वहीं स्पेन की तरफ से पराइलो ने अतिरिक्त समय में दूसरा गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। फीफा महिला विश्व कप में आज खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्वीडन ने जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्वीडन की टीम ने पहले हाफ में गोल कर जापान पर दबदबा बनाया और 51वें मिनट में दूसरा गोल कर बढ़त 2-0 कर ली। हालांकि जापान को 76वें मिनट में पहला गोल करने का मौका मिला, लेकिन जापानी खिलाड़ी पेनल्टी से चूक गई। वहीं 87वें मिनट में जापान ने अपना पहला गोल किया, लेकिन वे स्वीडन के स्कोर को पार नहीं कर पाए और मुकाबला 2-1 से हार गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत आज देर रात से हो रही है। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और बर्नले की टीमें आमने सामने होंगी। एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी और चैंपियन के रूप में प्रीमियर लीग अभियान का आगाज करेगी। गौरतलब है कि ईपीएल के बीते संस्करण में सिटी ने लगातार तीसरा खिताब अपने नाम किया था। लिवरपूल ने मिडफील्डर माइजेस कैसिडो के लिए ब्राइटन के साथ 111 मिलियन पाउंड के ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर शुल्क पर सहमति व्यक्त किया है। ब्राइटन ने कैसिडो के लिए 100 मिलियन पाउंड से अधिक शुल्क निर्धारित किया था और कहा था कि उन्हें लगता है कि कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि लिवरपूल ने अब ऐसा कर दिया है, जिससे 21 वर्षीय इक्वाडोर इंटरनेशनल को मेडिकल के लिए जाने की छूट मिल गई है। वहीं टॉटनहम द्वारा जर्मनी की यात्रा की अनुमति दिए जाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी कैनबर्न म्यूनिख में मेडिकल कराने के लिए तैयार हो गए हैं। बायर्न और हॉटस्पर ने गुरुवार को 30 वर्षीय खिलाड़ी के लिए 100 मिलियन यूरो से अधिक के सौदे पर सहमति व्यक्त की थी और निर्णय केन पर छोड़ दिया था। केन के अनुबंध का 1 वर्ष शेष था और उसके क्लब के साथ बने रहने की संभावना कम थी। केन 435 मैचों में 280 गोल के साथ टॉटनहम के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली के मैत्री कॉलेज में बौद्धिक रूप से डिसेबल एथलीट्स के लिए खेल
केंद्र की स्थापना के मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा का कहना है कि इस तरह की पहल स्पेशल एथलीटों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही मैत्री कॉलेज की प्रधानाचार्य हरिमा चोपड़ा ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास से एक समावेश समाज के लिए निर्णायक साबित होगा। स्पेशल एथलीट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पहला स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, आपका स्वागत है। पहला सेंटर खोला गया है जो बच्चों के लिए, तो कितना हेल्पफुल होगा ये सेंटर इन बच्चों के लिए? मुझे लगता है स्पोर्ट्स सेंटर्स की बहुत आवश्यकता है हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, और एक्सेसिबल स्पोर्ट्स सेंटर्स पूरे देश में बने उसका एक प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रहा है। ये दिल्ली का पहला स्पोर्ट्स सेंटर है, स्टार्टेड एंड सपोर्टेड बाय मैत्री कॉलेज एंड स्पॉन्सर्ड बाय कैंगरू गौतम जैन जी, जिसके चलते मुझे लगता है इस एरिया के लगभग 200 से 250 के बीच स्पेशल एथलीट्स यहाँ प्रतिदिन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। मैडम, स्पेशल ओलंपिक भारत का एक वो प्लानिंग है कि 750 सेंटर के लगभग पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाए, तो अभी तक कितनी सफलता मिली है और क्या चैलेंजेस और क्या हर्डल्स आपने फेस किए हैं इस मुहिम में अभी तक? आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहां हमने पूरे देश में 750 स्पोर्ट्स सेंटर्स और एक्सेसिबल स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बने, इसका एक मुहिम और एक प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रहा है। उसमें हमें सफलता लगभग 25 स्पोर्ट्स सेंटर्स की मिली है और हम शीघ्र ही सभी प्रदेशों में कम से कम एक स्टेडियम और कुछ स्पोर्ट्स सेंटर्स प्रारंभ हो इसका प्रयास कर रहे हैं। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। हमको स्पॉन्सरर्स चाहिए जो इस स्पोर्ट्स सेंटर को स्पॉन्सर करे, जिसमें हम कोचेस की सैलरी दे सके, ये स्पेशल एथलीट्स के ट्रैवल का प्रावधान कर सके और इन स्पेशल एथलीट्स के स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एक्टिविटीज़ के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स चला सके। मैत्री जो कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल भी हमारे साथ है। मैडम, एक इनिशिएटिव है, फर्स्ट स्पोर्ट्स सेंटर खोला जा रहा है, तो किस तरह से देखती हैं इस इनिशिएटिव को आप? किस तरह से ये इन स्पेशल एथलीट्स को मदद करेगा? ये जो सेंटर हमारे यहाँ खोला गया है, ये अब हम ये कह सकते हैं कि आज हमने इसको फॉर्मलाइज कर दिया है। अदरवाइज़ हमारे कॉलेज में 2016 से इस तरह की गतिविधियों को रेगुलरली किया जा रहा था, और जब हम इसमें काम कर रहे थे मुझे ऐसा लगा कि जब हम किसी भी बच्चे के लिए, जब हम किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं और उसके समग्र विकास की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो समाज में रहने वाले हर वर्ग के बच्चों के साथ मिले, उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनकी भावनाओं को समझें और साथ में मिलकर काम करें, तभी हम एक इंक्लूसिव भारत जिसकी हम सभी परिकल्पना कर रहे हैं उसको हम साकार कर सकें। जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है, बच्चों को रोज़ हर जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको फैसिलिटी दी जा रही है। अब कुछ बच्चों की जो स्पेशल एथलीट है उनको जॉब भी मिली है, तो एक बेहतरीन काम हो रहा है। तो मैम, जैसे आप देखती हैं इन बच्चों को जब मेडल जीते तो खुशी मिलती है, इनको एक सिक्योर लाइफ मिल रही है। इस मिशन में आपको लगता है कि कहाँ तक सफलता मिली है स्पेशल ओलंपिक भारत को? स्पेशल ओलंपिक्स भारत अपने इस आंदोलन को बहुत सफलतापूर्वक चला रही है, और जहां हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इन खिलाड़ियों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार इनको जो अवार्ड मनी देते हैं, जो राशि अवार्ड में दी जाती है, ये जहां इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहल है, वहीं अनेक प्रदेश इनको अलग अलग प्रकार से सम्मानित कर रहे हैं, सरकारी रोजगार में इनको प्रावधान दे रहे हैं, और जो अभिभावक अपने आप को इन बच्चों के साथ बहुत असहाय महसूस करते थे, ऐसे अभिभावकों को भी इससे एक बल मिला है और वो अपने बच्चों को जो दिव्यांगता ग्रस्त है, दिव्यांग है, उनको आगे ला रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत के जो प्रयास है इन बच्चों के जीवन में
खुशी ला रहा है और इसके साथ ही इनको आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश है। 750 सेंटर पूरे भारत में बनाने की कोशिश है और ये आज 21वां सेंटर है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखेंगे कि जो एथलीट्स हैं विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनको एक आत्मनिर्भर जीवन मिलेगा और एक इंक्लूसिव समाज को बनाने में जो स्पेशल ओलंपिक भारत की जो भूमिका है वो काबिल तारीफ़ है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेल समाचार के अंक में फिलहाल इतना में पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।